तो आज मैं एक कॉमन सी प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ। सियाटिका के बारे में आपने सुना होगा। लोअर बैक से पेन शुरू होता है और पूरा किसी लेफ्ट या राइट में वो पूरा पेन ट्रेवल करता है। जनरली इसमें क्या होता है कि सियाटिका का जो वर्ड है ये आया है सियाटिक नर्व से। सियाटिक नर्व कहाँ से ओरिजिनेट होती है, यानी निकलती कहाँ से है? ये आपकी लोअर बैक से निकलती है और जो भी आपके राइट हैंड लेग्स है उसमें होते हुए नीचे तक जाती है। तो जनरली जैसे हमारा ऊपर हेड के अंदर ब्रेन है, क्रेनियल कैविटी के अंदर ब्रेन है, और ब्रेन किससे कनेक्टेड है थ्रू आउट द बॉडी? स्पाइनल कॉर्ड से। और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होती है? जो हमारी स्पाइन है, जो बोनी स्ट्रक्चर है, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड जा रही होती है। यानी एक वो नर्व या न्यूरॉन्स का एक गुच्छा टाइप का होता है। अब जो आपको पता है कि जो स्पाइन होती है हमारी, वो कोई एक सिंगल बोन नहीं होती है, वो डिफरेंट टाइप के छोटी छोटी बोन से मिलके बनी होती है। जैसे अगर आपने कभी कैरम खेला हो तो उसकी जो गोट्स वगैरह होती है, तो वो जैसे एक के ऊपर एक पाइल अप कर दें हम, तो 26 होती है, वो टोटल 26 जो, और उनको एक पार्ट को हम वर्टिब्रा कहते हैं। तो 26 वर्टिब्रा से मिलके एक पूरी स्पाइन का फॉर्मेशन होता है। और जो ये स्पाइन है ये अंदर से खोखली होती है, हॉलो होती है, और इस हॉलो एरिया से ही वो सारे नर्व का गुच्छा जा रहा होता है, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। अब जैसे जो हमारी स्पाइन का ऊपर का पार्ट है उस पर स्ट्रेस कम होगा, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे स्ट्रेस ज्यादा होता जाएगा, तो लोअर बैक में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा। और अगर हमारा पोस्चर ठीक नहीं है, राइट, तो एंगल गलत होने की वजह से या पोस्चर ठीक ना होने की वजह से, जो वो मैंने आपको बताया 26 जो बोन्स एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है ना, तो इनका जो अलाइनमेंट है ना, नेचुरल अलाइनमेंट, वो खराब हो जाता है खराब पोस्चर की वजह से। तो वो जो बोन्स हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होती हैं डायरेक्टली, बीच में एक कुशनी डिस्क भी होती है, तो वो थोड़ी सॉफ्ट होती है। और दो, आपको पता ही है कि बोन तो बहुत हार्ड होती है, फ्रिक्शन होगा, मूवमेंट कैसे होगा, तो दो बोन्स के बीच में एक सॉफ्ट कार्टिलेज की बनी हुई डिस्क होती है। तो जो फ्रिक्शन है या शॉक अब्जॉर्बर का काम भी करती है, वो फ्रिक्शन को भी वो कम कर देती है। तो बोन को इससे कोई प्रॉब्लम या बोन का जो घिसना है वो इतना ज्यादा नहीं हो पाता। जो बोन टूट सकती है वो इन डिस्क की वजह से नहीं हो पाता है। अब इसके अंदर से नर्व जा रही है। अब ये बोनी स्ट्रक्चर किसी वजह से जो इसका अलाइनमेंट है वो खराब हो गया, तो जो इसके अंदर से नर्व जा रही है वो दब सकती है दो बोन्स के बीच में फंस के। या फिर क्या हो सकता है, जो दो बोन्स के बीच में जो सॉफ्ट पार्ट सा है, इसको हम डिस्क भी कहते हैं, जो कार्टिलेज टाइप मटेरियल से बना होता है, मेनली उसमें कोलेजन प्रोटीन होता है, तो उस पर अलाइनमेंट की वजह से ज्यादा प्रेशर आता है। तो वो भी क्या होती है कि नीचे से भी बोन है ऊपर से भी बोन है, तो वो बीच से बल्ज कर जाती है, तो इसको हम डिस्क बल्जिंग भी कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे एमआरआईज में इसकी रिपोर्ट आती है। तो जब डिस्क बल्ज करती है तो जो वहाँ पे स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं नर्व और वो, तो उनको इम्पिंजमेंट करेगी या उसको नर्व को पुश करेगी। अब वहीं से ये सारी नर्व ओरिजिनेट होके आपके लोअर लिम्ब में, पैरों में, लेग्स में और फुट में जा रही हैं। तो जब भी वहाँ पे प्रेशर आएगा तो कुछ अलग टाइप का सिग्नल भेजना शुरू हो जाएगा। तो हमें कैसा फील होगा? हमें टिंगलिंग टाइप का सेंसेशन फील होगा या पेन का सेंसेशन फील होगा। पहला रीजन इसका क्या हो गया? तो अगर हम इसके सोल्यूशन पे जाएं, तो अगर हम रीजन हमें पता चल जाए तो हमें सोल्यूशन ही पता चल जाएंगे। तो पहला रीजन क्या हो गया? आपका पोस्चर ठीक नहीं है, राइट, या आपकी एक्टिविटी कम है। पोस्चर कब जनरली खराब होता है? हम ज्यादा सिटिंग पोस्चर में रहते हैं, वो हमें फिक्स करना है कि ज्यादा देर तक सिटिंग नहीं करनी है। दूसरा, ये सारे स्ट्रक्चर, चाहे आपका कार्टिलेज हो चाहे बोन हो, ये सब न्यूट्रिएंट से मिलके बने हैं। इमेजिन कि आपको न्यूट्रिएंट की इनफ सप्लाई नहीं रही है थ्रू आउट द लाइफ, उतनी अच्छी डाइट आपकी नहीं रही है, तो बॉडी क्या करेगी? जो न्यूट्रिएंट की सप्लाई लेस ऐसे पार्ट हैं जिनमें हम न्यूट्रिएंट की सप्लाई को कट कर सकते हैं, क्योंकि सप्लाई कम है। तो हम ब्रेन को न्यूट्रिएंट की सप्लाई नहीं कम कर सकते, हार्ट को नहीं कर सकते, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको सप्लाई कम नहीं कर सकते, बट हम बोन को मिनरल्स या न्यूट्रिएंट की सप्लाई कम कर सकते, मसल्स को कम कर सकते। तो अगर आपकी डाइट में इस तरह के न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है, तो वो जितनी मैंने बोन्स बताई या उनको सपोर्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर्स चाहिए, है ना, लिगामेंट्स वगैरह, टेंडन्स वगैरह और मसल भी, तो वो धीरे धीरे वीक हो जाएंगी। आप खुद इमेजिन करो कि एक बिल्डिंग है, उसमें सीमेंट भी होता है, उसमें ब्रिक भी हम लगाते हैं, फिर ऊपर से प्लास्टर भी करते हैं, फिर उसमें बिजली की वायरिंग भी होती है। इमेजिन करो कि अगर ब्रिक जो है ना वो बहुत वीक है, और या फिर वो जो वॉल है वो सीधी नहीं है, वो टिल्टेड है, तो टिल्टेड का मतलब क्या हो गया कि उसका पोस्चर खराब है। या बोन उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी बोन्स को न्यूट्रिएंट की सप्लाई कम है, कैल्शियम की सप्लाई कम है, प्रोटीन की सप्लाई कम है, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट हो गए जैसे मैग्नीशियम और फास्फोरस, उनकी भी। तो क्या अगर आपकी ईंट वो कमजोर पड़ जाएगी तो क्या बिल्डिंग खड़ी रह सकती है? और जब बिल्डिंग खड़ी नहीं रह सकती, वो थोड़ी अंदर जाएगी या झुकेगी, तो जो उसके अंदर वायर्स जा रहे हैं, जो न्यूरॉन्स जा रहे हैं, जिनको करंट ले जाना है, तो क्या वो प्रॉपरली फंक्शन कर सकते हैं? तो जब स्पाइन को अगर हम एक बिल्डिंग मान लें और वो जब एक तरफ झुकने लगती है बिकॉज ऑफ वीकनेस और बॉड पॉस्चर, तो क्या बाकी स्ट्रक्चर्स क्या नॉर्मली फंक्शन कर सकते हैं? तो बाकी नॉर्मली फंक्शन नहीं कर सकते। तो मैंने आपको बता दिया आपका पॉस्चर में प्रॉब्लम है, आपके न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है। दूसरा क्या रीजन हो सकता है? दूसरा ये रीजन हो सकता है कि आप एक्टिविटी आपकी ज्यादा नहीं है।
तो जैसे जैसे हम एक्टिविटी करते हैं तो हम इन स्ट्रक्चर्स पे प्रेशर डालते हैं, और अगर आप एक्टिविटी नहीं करते तो इन पे प्रेशर कम पड़ता है। तो बॉडी में जिस भी स्ट्रक्चर पे प्रेशर कम पड़ता है वो धीरे धीरे वीक होता चला जाता है। इसीलिए एक्सरसाइज करना जरूरी है, स्पेशली रनिंग या लोअर बॉडी की एक्सरसाइज करना जरूरी है ना। और क्या कर सकते हैं, और कहाँ प्रॉब्लम है, अगर कोई मेटाबॉलिक इश्यू है, मेटाबॉलिक इश्यू का क्या हो सकता है, अगर आपकी ब्लड शुगर ज्यादा होती है, जब भी ब्लड शुगर ज्यादा होती है तो कैल्शियम जो होता है वो हमेशा ब्लड शुगर के वो फॉलो करता है। तो अगर आपका ब्लड शुगर ज्यादा है तो ब्लड में ज्यादा है तो कैल्शियम सारा ब्लड में ज्यादा दिखेगा। तो ये कैल्शियम कहाँ से आएगा, ये कैल्शियम आएगा आपकी बोन से, बाकी स्ट्रक्चर से। आप जब ब्लड टेस्ट कराओगे तो कैल्शियम तो नॉर्मल आएगा, बट क्या पता कि आपके ब्लड में कैल्शियम आपके डाइट में ना हो या आपकी बॉडी एब्जॉर्ब ना कर पा रही हो। तो उस कैल्शियम की जो डिफिशियंसी है ब्लड में वो इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि आपका ब्लड शुगर थोड़ा ज्यादा रहता है या आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो अब जब शुगर आपके ब्लड में है तो कैल्शियम जो बोन में है वो इसको फॉलो करते हुए ब्लड में आ जाएगा। जब भी आपको ब्लड टेस्ट कराओगे, अगर ओरिजिनली आपको ब्लड में भी डिफिशियंसी थी कैल्शियम की तो वो नहीं दिखेगी, और दूसरी चीज क्या छुप जाएगी, जो बोन से कैल्शियम इधर आ गया तो फिर वो कैल्शियम एक सीमेंट की तरह, जैसा मैंने पहले बताया, काम करता है। तो सीमेंट तो है नहीं, तो क्या वो जो 26 जो स्ट्रक्चर्स थे बोन के, क्या वो एक दूसरे का सपोर्ट ले सकते हैं? सपोर्ट नहीं ले सकते, है ना। या फिर क्या प्रॉब्लम हो, एक तो ये बता दिया, दूसरा हो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम हो। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होगा कि आपका ब्लड शुगर तो हो सकता है कि नॉर्मल हो या सब क्लिनिकल टाइप का या प्री डायबिटिक टाइप का आपके कुछ नंबर्स आए, बट इंसुलिन के लेवल्स बहुत ज्यादा है। अगर इंसुलिन के लेवल्स भी ज्यादा होते हैं तो कैल्शियम का डिपोजिशन बोन्स पे नहीं हो पाता है, क्योंकि इंसुलिन का काम सिर्फ ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचाना नहीं है, बाकी न्यूट्रिएंट भी इंसुलिन की वजह से सेल में एंट्री कर पाते हैं विद ब्लड शुगर। जैसे अमीनो एसिड्स हो गए, बहुत सारे और मिनरल्स भी हो गए। तो जब तक इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आपका बोन मास एंड मसल मास भी ज्यादा स्पीड से लूज होगा। इन सारी चीजों पे ध्यान देना होगा। बाकी हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें ठीक करनी, जो मैंने प्रॉब्लम बताया यही सोल्यूशन है इसका। और क्या कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेस, उन स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेस की कुछ अच्छे वीडियोस हैं जो ऑनलाइन पड़े हुए हैं, मैं उनको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनको जाके चेक कर लेना। और कमेंट में आप जो टॉपिक डिस्कस करना चाहते हो प्लीज मुझे बता देना, मैं उन पे भी अब डिस्कशन करूंगा।